Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, MHD 9 MA हिंदी के कुछ important questions को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का। आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आपको MHD 9 के लिए अपना गेस्ट पेपर परचेज करना है फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन 9, 10 जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं 11, 12 हमारे पास सभी के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ओके, तो नंबर ये वाला है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई कर देगी एंड आप अपना गेस्ट पेपर फॉर दिस एग्ज़ाम परचेज कर सकते हैं। ओके, सो ये MHD 9 में आप कहानी के बारे में पढ़ते हो, कहानी का स्वरूप और उसके विकास के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिस लिंक से गाइस आप क्या कर सकते हो, जो बाकी के हमारे वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो। इस चैनल पे जो भी MHD के वीडियोस अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कहानी और संस्मरण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो गाइस देखो, कहानी और संस्मरण दोनों ही लेखन के ही रूप हैं। ओके, पर इनके उद्देश्य और इनके स्वरूप में काफ़ी अंतर होता है। तो कहानी और संस्मरण दोनों लेखन के रूप हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और स्वरूप में अंतर होता है। कहानी आपकी एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक किसी घटना का वर्णन करता है जो वास्तविक भी हो सकती है या पूरी तरह कल्पनात्मक। तो यानी कि कहानी जो है वो आपकी वास्तविक यानी कि रियल जो चीज़ें होती हैं उन पे बेस्ड हो सकती है या फिर कल्पनाओं पे बेस्ड कहानियाँ भी होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कथानक और पात्रों पर ध्यान दिया जाता है और कहानी का दायरा कभी कभी पूरे जीवन तक फैला हो सकता है या फिर सिर्फ किसी जीवन की एक घटना तक सीमित हो सकता है। तो कहानी आपकी कैसी भी हो सकती है, उसमें आपको पूरे जीवन के बारे में भी मिल जाएगी या केवल जीवन की कोई घटना के बारे में मिल जाएगी। उसमें कथानक और पात्रों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना और उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ना होता है। वहीं जब हम बात करते हैं संस्मरण की, तो संस्मरण में लेखक के जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं और अनुभव होता है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारे लेखक हैं उनके जीवन की सच्ची जो घटनाएं हैं ना, उनका वर्णन आपको संस्मरण में मिलेगा, जो हमेशा वास्तविक होगा और अक्सर लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भावनाओं को सामने लेकर आता है। संस्मरण जीवन के किसी विशेष क्षण, जीवन के किसी विशेष अनुभव या कोई एक ऐसा समय खंड, उस पर संस्मरण आपका केंद्रित होगा, जैसे किसी यात्रा का अनुभव, किसी पारिवारिक घटना के बारे में, कोई यादगार संघर्ष। तो संस्मरण का मतलब है कि वो अपने किसी चीज को याद करते हुए संस्मरण को लिख रहे होते हैं। यह लेखन शैली अक्सर प्रथम पुरुष यानी कि मैं में होती है, जिससे पाठक सीधे लेखक की जो भावनाएं हैं और लेखक के जो अनुभव हैं उनको महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कहानी और दूसरा आपका संस्मरण। फिर आप इनका मुख्य अंतर जानेंगे। तो गाइस, मुख्य अंतर सत्यता होता है। तो कहानी आपकी काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है, जबकि संस्मरण हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, तो कहानी आपकी काल्पनिक या वास्तविक कैसी भी हो सकती है, लेकिन संस्मरण में यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि संस्मरण हमेशा आपका वास्तविक होगा, क्योंकि वो आपके लेखक के जीवन के किसी सच्ची घटना, एक क्षण के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, केंद्र की बात करें तो कहानी में कथानक और पात्रों की भूमिका ज्यादा होती है और संस्मरण में लेखक का व्यक्तिगत अनुभव और भावना मुख्य होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा लेखक है उसके व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, ठीक है, और उसने क्या चीजों को फील किया, उसकी भावनाएं इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कहानी आपकी कैसी भी हो सकती है। ओके, उद्देश्य की बात करें तो कहानी जो है दोस्तों वो मनोरंजन और भावनात्मक जुड़ाव के लिए होती है। संस्मरण अनुभव साझा करने और जीवन की सच्चाई को उजागर करने के लिए होता है। फिर हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कहानी के विकास का क्रम आपको जानना है, जिसको हम प्रमुख जो कहानी के आंदोलन है ना
उनके माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से समझेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय, विशेषकर हिंदी कहानी में एक व्यापक और गहरा परिवर्तन आया। इस काल में कथाकारों ने पारंपरिक आदर्शवाद से हटकर जीवन के यथार्थ, ठीक है, तो अब हमें कहानियों में गाइस कौन कौन से मुद्दे देखने के लिए मिलने लगेंगे स्वतंत्रता के बाद? जीवन का यथार्थ, ठीक है, जीवन की सच्चाइयां, अब काल्पनिक चीजें नहीं रहेंगी। साथ ही साथ जब आप किसी महानगर में रहते हो तो आपका क्या अनुभव है, तो महानगरीय अनुभव आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो व्यक्ति हैं उनकी मेंटल स्टेट के बारे में, मतलब उनकी जो आंतरिक पीड़ाएं होती हैं उनके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सब पहले हम बात करेंगे, हम 1947 में आज़ाद हुए थे, तो 1950 से 60 के काल में यह स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी का पहला और महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें लेखकों ने जीवन के वास्तविक अनुभवों को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो नई कहानी की शुरुआत होती है आपकी, और नई कहानी में जो है जीवन के आपके जो वास्तविक अनुभव हैं, ठीक है, जीवन के वास्तविक अनुभव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जैसे कथाकारों ने मध्यम वर्ग की कुंठा, शहरी जीवन का अकेलापन और स्त्री पुरुष संबंधों को नई दृष्टि से दिखाया। 1960 के बाद आपका समय आता है अकहानी का, यानी कि 60 के दशक में अकहानी आंदोलन उभरा, जिसका नेतृत्व गंगा प्रसाद विमल ने किया। यह आंदोलन पारंपरिक मूल्यों और शिल्प के विरोध में था। कहानियों में अस्वीकार, मोहभंग, कुंठा और यौन वर्जनाओं का चित्रण यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपका टाइम पीरियड आता है सचेतन कहानी का, जिसकी नींव डॉक्टर महीप सिंह ने रखी। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो सचेतन कहानी में ये आंदोलन अकहानी की नकारात्मकता के विरोध में था, समझ रहे हो? तो अकहानी के विरोध में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सचेतन कहानी, ओके। और इसका उद्देश्य था कि व्यक्ति सक्रिय और सचेत होकर जीवन की परिस्थितियों का सामना करे। कमलेश्वर द्वारा सारिका पत्रिका में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें आम आदमी की पीड़ा और संघर्ष को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रसार किया गया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है? सामंतर कहानी, जिसमें मतलब कि आम आदमी की जो पीड़ा है और उनके संघर्षों को दर्शाया गया। फिर आपकी जनवादी कहानियां थी। तो यह आंदोलन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। दलित, शोषित और किसानों के संघर्ष को कहानी का केंद्र बनाया गया। भीष्म साहनी और अमरकांत जैसे लेखक इस आंदोलन में प्रमुख थे। फिर समकालीन देखें तो अभी तक, तो आज की कहानी किसी एक आंदोलन तक सीमित नहीं है। आज की कहानी में हमें दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श के नए आयाम जुड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं। मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ल्स जैसी लेखिकाओं ने महिला सशक्तिकरण और उनकी आंतरिक दुनिया को केंद्र में रखा। संक्षेप में कहें तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय कहानी गांव से महानगर और फिर हाशिए के समाज तक पहुंचते हुए सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण माध्यम अब बन गई है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको अफ्रीकी कहानी का परिचय देना है। अफ्रीकी कहानी की जड़ें प्राचीन मौखिक परंपरा में है। वहां पे हमें लोक कथाएं, मिथक और पहेलियां सुनाई जाती थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रभाव से आधुनिक अफ्रीकी कहानी का स्वरूप विकसित हुआ। अफ्रीकी कहानियों के मुख्य विषय उपनिवेशवाद का विरोध, सांस्कृतिक पहचान, रंग भेद और स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां रही हैं। तो आपको दोस्तों इसके मुख्य विषय जो है वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको मुख्य विषयों में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले आपको उपनिवेशवाद का जो है विरोध देखने के लिए मिलता है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए वो लोग लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पहचान हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका रंग भेद, और दूसरा लास्ट हो जाएगा आपका स्वतंत्रता के बाद जो चुनौतियां अफ्रीका में हो रही थी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां, ये चार आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये कहानियां अक्सर समाज में होने वाले बदलाव, शोषण और संघर्ष को उजागर करती हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख कहानीकारों में चिनुआ अचेबे, नदीम गोडिमर,
और ये आपका एक और है न्योगी वा त्योंग, ठीक है। इनका अभी एक मतलब एक वर्क है जिसका नाम है ग्रेन ऑफ व्हीट, ठीक है। वो मैंने MEG वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जिसके अंदर वो केन्या के बारे में बता रहे हैं। तो ये कुछ आपको अफ्रीका के कहानीकार मिल जाएंगे। ये लेखक अपने अनुभवों और समाज के संघर्षों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और अफ्रीकी जीवन की सच्चाई दिखाते हैं। अफ्रीकी कहानियों की भाषा अक्सर आपको अंग्रेजी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उनकी शैली पूरी तरह अफ्रीकी है। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि संघर्ष, प्रतिरोध और अफ्रीकी संस्कृति की झलक भी दिखाती हैं। ओके, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे, जिसमें आपको नई कहानी के बारे में बताना है। जो नई कहानी आंदोलन था उसके बारे में बताते हुए उसकी विशेषताएं भी आप डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नई कहानी आंदोलन 1956 के आसपास हिंदी साहित्य में कहानी को पारंपरिक ढांचों से मुक्त कर आधुनिक जीवन के करीब लाने का महत्वपूर्ण कदम था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा हिंदी साहित्य पारंपरिक रूप से चला आ रहा था, उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसकी खास बात यह है कि यह अनुभूति की प्रामाणिकता पर आधारित होती है, यानी कहानी लेखक के स्वयं के अनुभव और सच्ची भावनाओं से निर्मित होती है। नई कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन केंद्र में होता है। तो स्पेशली हम क्या देखते हैं कि नई कहानी में देश के जो मध्यम वर्ग हैं उनको केंद्र में रखा गया, जहां व्यक्ति क्या कर रहा है गाइस, व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, घुटन और समझौतों के बीच जी रहा है। इसके साथ ही इसमें शिल्पगत नवीनता देखने को मिलती है। कहानी का ढांचा सीधे सीधे नहीं होता, बल्कि इसमें सांकेतिकता और मनोवैज्ञानिक गहराई पर जोर दिया जाता है। फिर आप इसकी कुछ विशेषताओं को बताएंगे। तो नई कहानी में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यथार्थवाद। तो नई कहानी में यथार्थवाद प्रमुख है। यह जीवन की कठिनाइयों जैसे कि शहरीकरण की विद्रूपता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बिना आदर्शवाद के प्रस्तुत करती है। इसमें व्यक्ति बोध और आधुनिकता पर जोर है, जैसे अकेलापन, अजनबियत और कुंठा का चित्रण। तो आपको नई कहानी में सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा यथार्थवाद। उसके अलावा जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, जीवन की कठिनाइयों का चित्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। शहरीकरण में जो प्रॉब्लम होती ना, विद्रूपता शहरीकरण की, ठीक है, नई कहानी में आपको बेरोजगारी के बारे में मिलेगा, भ्रष्टाचार के बारे में मिलेगा, इन सब का चित्रण होगा। इसके अलावा स्त्री पुरुष संबंधों में परंपरागत नैतिक मूल्यों के स्थान पर आधुनिक जटिलताओं और नए यौन बोध को दिखाया गया। लेखक सांकेतिकता का उपयोग करते हैं, जैसे भीष्म साहनी की चीफ की दावत में माँ को पुरानी परंपरा का प्रतीक दिखाया गया है। तो नई कहानी में परिवेश की जीवंतता दिखाई देती है। कहानी केवल पात्रों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गांव या शहर के परिवेश को भी वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही नए नैतिक दृष्टिकोण से पुराने रूढ़िवादी मूल्यों को चुनौती दी गई है और मानवीय मूल्यों को नए नजरिए से परखा गया है। नई कहानी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी चीजें। प्रमुख कहानीकारों में आप मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा जैसे, जिन्होंने हिंदी कहानी को आधुनिक यथार्थ और व्यक्ति के भीतर की जटिलताओं के करीब लाया है। फिर चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास को स्पष्ट करते हुए जनवादी कहानी के स्वरूप का आपको विवेचन करना है। तो हिंदी कहानी के विकास के दो चरण हैं, प्रारंभिक दौर और फिर आपका जनवादी। तो प्रारंभिक दौर जो है उसमें आपको जो है हिंदी की पहली कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है, सबसे पहली चीज, क्योंकि लेकिन किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती जो सन 1900 में लिखी गई, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इन सभी को शुरुआती मील का पत्थर माना जाता है। तो आपको 1900 से बता देना है कि शुरुआती आपको हिंदी कहानी में मील के पत्थर कौन कौन से देखने के लिए
मिलते हैं। फिर 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था ने शिल्प और संवेदन के स्तर पर कहानी को प्रौढ़ता प्रदान की। फिर आपका प्रेमचंद का युग आता है, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने कहानी को तिलिस्म और एयारी से निकालकर गांव और किसान के यथार्थ से जोड़ा। उन्होंने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की नींव रखी। कफन, पूस की रात, ईदगाह जैसी कहानियों ने समाज के दलित और शोषित उपेक्षित वर्ग को केंद्र में रखा। एक मनोवैज्ञानिक मोड़ जैनेन्द्र और अज्ञेय जो है वो कहानियों में लेकर आते हैं। फिर दूसरा आपका 1980 के बाद जो कि जनवादी कहानी है। तो जनवादी कहानी आंदोलन का उदय 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में हुआ। यह आंदोलन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित था और समांतर कहानी के बाद एक सशक्त विकल्प के रूप में उभरा। ठीक है, तो जनवादी कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस? तो देखो एक सेकेंड, ओके मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है पता नहीं। जनवादी कहानी का मूल उद्देश्य समाज के सबसे निचले तबके, मजदूर, किसान के बारे में उनकी समस्याओं को चित्रित करना नहीं, बल्कि उनके अंदर क्रांतिकारी चेतना भी जागृत करना था। तो हम देखते हैं कि इसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण है। समाज के दो वर्गों के बारे में इसमें दर्शाया गया है कि एक आपका शोषक वर्ग है, दूसरा आपका शोषित वर्ग है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है? वर्ग संघर्ष का चित्रण। तो इसमें समाज के दो वर्गों, शोषक और शोषित में विभाजित देखकर उनके बीच के संघर्ष को दिखाया गया। यह पूंजीवाद और सामंतवाद के विरुद्ध आवाज उठाती है। यहाँ व्यक्ति की निजी पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस समूह या वर्ग की पीड़ा महत्वपूर्ण है जिससे वह जुड़ा है। तो सामूहिकता पर इसमें बल दिया जाता है। यह व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ने वाली विधा है। जनवादी कहानीकार किसी काल्पनिक स्वर्ग की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो जीवन में जो कठोर सच्चाइयां हैं और व्यवस्था की खामियों को उजागर करते हैं। आम आदमी की भाषा है, ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण रचना होती है। तो इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज के अंदर बदलाव लाना है। प्रमुख कहानीकारों में भीष्म साहनी, अमरकांत, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह और स्वयं प्रकाश जनवादी कहानी के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी कहानियों में व्यवस्था के प्रति आक्रोश और आम आदमी की जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा साफ दिखाई देती है। जहां हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर ने इसे कलात्मक और सामाजिक पहचान दी, वहीं जनवादी कहानी ने इसे शोषित वर्ग के संघर्ष का सबसे सशक्त जो है हथियार बना दिया। सो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस में बताए गए सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और आपको जो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको वहाँ पे उसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आने वाले टाइम में मैं आप सभी के लिए और भी जो है न्यू वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।